दोस्तों, एसपी मैडम आज सज धज कर अपने रिश्तेदार की शादी में जा रही थी। ड्यूटी से पहले ही देर हो चुकी थी और अब शादी में पहुंचने में भी देरी हो रही थी। समय की कमी के कारण वह तेजी से गाड़ी चला रही थी, लेकिन अचानक उनकी कार का पीछे का टायर डगमगाने लगा। उतरकर देखा तो टायर पंक्चर था। एसपी मैडम ने मन ही मन सोचा, आज तो देरी पर देरी होने वाली है। और ऊपर से उनका ड्राइवर भी आज साथ नहीं था। तभी नजर घुमाई तो पास में ही एक पंक्चर की दुकान दिखाई दी। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। धन्यवाद भगवान, आपने पास ही मदद भेज दी। एसपी मैडम जल्दी जल्दी उस दुकान पर गई और पंक्चर वाले से कहा, मुझे शादी में जल्दी पहुंचना है। कृपया मेरी गाड़ी का टायर जल्दी से ठीक कर दीजिए। दुकान पर मौजूद एक बूढ़े काका ने कहा, मैडम, बस 5 मिनट बैठ जाइए, मेरा कारीगर आता ही होगा। करीब 5 मिनट बाद एक मास्क पहने मजदूर वहां आया और टायर निकालकर पंक्चर बनाने लगा। एसपी मैडम उसकी ओर देख रही थी। उन्हें अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने पूछा, तुमने मास्क क्यों लगाया है? मजदूर बोला, मुझे सर्दी है और धूल मिट्टी से एलर्जी है, इसलिए मास्क पहना है। धन्यवाद भगवान, आपने पास ही मदद भेज दी। एसपी मैडम को शक हुआ। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जरा मास्क उतारो। पहले तो मजदूर ने मना किया, लेकिन एसपी मैडम के गुस्से पर मजबूर होकर उसने मास्क उतार दिया। और जैसे ही मास्क उतारा, एसपी मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह मजदूर कोई और नहीं बल्कि उनका पति था, जो 16 साल पहले एक हादसे में मरा हुआ माना गया था। एसपी मैडम ने कांपती आवाज में पूछा, तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों थे? मजदूर चुप रहा, आंखें झुका ली और फूट फूट कर रोने लगा। एसपी मैडम ने कहा, रो क्यों रहे हो? सच बताओ, आखिर यह सब कैसे हुआ? तब मजबूर होकर मजदूर ने सच बताया, एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके भी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। तो दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शहर की सबसे तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अफसरों में से एक एसपी आर्या पाटिल आज अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थी। आज वह सिर्फ आर्या थी। नीले रंग की सिल्क की साड़ी, कानों में हल्के झुमके और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो आज सुबह से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, आज उसकी सबसे छोटी और लाडली कजिन रिया कुलकर्णी की शादी थी। सालों बाद परिवार में कोई इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था। जब आर्या अपनी सरकारी गाड़ी की चाबी उठा रही थी, तो हेड कांस्टेबल शिंदे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आज तो आप बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। आर्या ने हंसकर जवाब दिया, शिंदे जी, कभी कभी क्रिमिनल और फाइलों से बाहर निकलकर इंसान भी बनना पड़ता है। आज कोई ड्यूटी नहीं, सिर्फ मस्ती। शिंदे जी ने फिक्र से कहा, मैडम, ड्राइवर को साथ ले जाती तो अच्छा रहता। अरे नहीं, आज मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊंगी। वैसे भी शहर से बाहर फार्म हाउस पर है शादी, खुला रास्ता होगा, अच्छा लगेगा। कहकर आर्या ने अपनी पर्सनल गाड़ी की चाबी उठाई और पार्किंग की तरफ बढ़ गई। गाड़ी हाईवे पर हवा से बातें कर रही थी। शीशे नीचे थे और पुराने किशोर कुमार के गाने चल रहे थे। आर्या का मन आज सच में बहुत हल्का था। रोज की टेंशन, केस, मीटिंग्स, इन सब से दूर। उसे याद आया, रोहित को भी किशोर कुमार बहुत पसंद थे। रोहित, उसका पति। ये नाम सोचते ही उसके चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। 16 साल हो गए, एक लंबा अरसा, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरा। वह एक भयानक एक्सीडेंट, एक पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी का खाई में गिरना, और फिर कुछ भी नहीं, बस जली हुई गाड़ी के टुकड़े और एक ऐसी खबर जिसने आर्या की दुनिया उजाड़ दी थी। तब वह सिर्फ एक इंस्पेक्टर थी। रोहित की मौत ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसी दर्द ने उसे पत्थर भी बना दिया। उसने खुद को काम में इतना डुबो दिया कि आज वह शहर की एसपी थी। सब था उसके पास, पावर, इज्जत, एक बड़ा सा घर। बस रोहित नहीं था। तुम होते तो कितना खुश होते, रोहित, उसने धीरे से हवा में कहा, जैसे रोहित उसकी बगल वाली सीट पर ही बैठा हो। देखते, तुम्हारी आर्या आज कितनी बड़ी अफसर बन गई है। इन्हीं ख्यालों में गुम उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह शादी के वेन्यू से बस आधे घंटे की दूरी पर थी। वो थोड़ा और लेट हो चुकी थी। उसने एक्सीलरेटर पर पांव दबाया।
गाड़ी की स्पीड बढ़ी। तभी अचानक उसे गाड़ी के पिछले हिस्से से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। फट फट फट। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग को काबू में किया और गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया। सत्यानाश, आज ही यह सब होना था। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। उसने नीचे उतर कर देखा। पीछे का टायर बिल्कुल छपटा हो चुका था। पंचर और किस्मत तो देखो। दूर दूर तक कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। ना कोई दुकान, ना कोई घर। सिर्फ सुनी सड़क और दोनों तरफ खेत। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क भी गायब था। वाह, बहुत बढ़िया। वह खुद पर ही साकास्टिक हो रही थी। एसपी साहिबा बीच सड़क पर फंस चुकी हैं। इससे अच्छी किस्मत और क्या होगी। साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर वो गाड़ी की डिग्गी खोलने लगी कि शायद सटिपनी बदल ले। लेकिन कहाँ उसे यह सब काम कहाँ आता था। रोहित होता तो 5 मिनट में कर देता। फिर रोहित का। उसने झिड़कर अपने ख्यालों को दूर किया। अभी प्रॉब्लम पर फोकस करना था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। सड़क पर एक दो गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। शायद एक सजी धजी औरत को अकेली देखकर उन्हें लगा कोई ड्रामा होगा। आधा घंटा बीत गया। पसीने से उसका मेकअप हल्का पड़ने लगा था। गुस्सा और लाचारी दोनों उस पर हावी हो रहे थे। तभी उसे दूर, जहां सड़क हल्की सी मुड़ रही थी, एक छोटा सा बोर्ड नजर आया। धूल और मौसम की मार से उसका रंग उड़ चुका था, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता था, पंचर की दुकान। उसकी आंखों में एक पल को चमक आ गई। शुक्र है भगवान, उसने मन ही मन कहा, और बिना सोचे समझे उस दिशा में तेज कदमों से चलने लगी। दुकान क्या थी? एक टीन की छत के नीचे एक छोटा सा कमरा था। बाहर कुछ पुराने घिसे हुए टायर पड़े थे और हवा भरने वाली मशीन शांत खड़ी थी। एक बूढ़े से काका एक लकड़ी की टूटी फूटी कुर्सी पर बैठे ऊँघ रहे थे। काका जी, आर्या ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। काका हड़बड़ा कर उठे। एक सजी धजी रबदार औरत को अपने सामने देखकर वह थोड़ा घबरा गए। जी जी बिटिया, आर्या ने एक सांस में कहा। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। यहां से थोड़ी दूर पर खड़ी है। आप ठीक कर देंगे। मुझे बहुत जल्दी है। शादी में जाना है। काका ने अपनी झुर्रियों वाली आंखों से उसे देखा। बिटिया, मैं तो अब यह सब काम नहीं करता। कमर में दर्द रहता है। मेरा कारीगर है, बस 5 मिनट में आता होगा। पास के गांव में गया है कुछ सामान लेने। आप बैठो। आर्या के पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह वहीं एक दूसरी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई, जो शायद सालों से साफ नहीं हुई थी। उसने अपने फोन को फिर देखा। नेटवर्क अभी भी नहीं था। वह बस इंतजार कर रही थी। हर गुजरती गाड़ी के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसने थोड़ी झुंझुलाहट में कहा, काका, कहाँ रह गया आपका कारीगर? मुझे बहुत देर हो रही है। काका ने वहीं रटा रटाया जवाब दिया। आता होगा बिटिया, आता ही होगा। तभी एक पुरानी खटारा साइकिल दुकान के सामने आकर रुकी। उस पर एक आदमी सवार था। दुबला पतला, मैले कुचले कपड़े पहने हुए। उसके चेहरे पर एक गंदा सा मास्क लगा हुआ था, जिसने उसकी नाक से लेकर ठोड़ी तक का हिस्सा ढक रखा था। धूप से बचने के लिए उसने सर पर एक गमछा भी लपेट रखा था। आ गया मेरा कारीगर। काका ने राहत की सांस ली। जा रे मैडम की गाड़ी देख, पंचर है। वह आदमी बिना कुछ बोले अपने औजारों का थैला उठाकर आर्या की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें, उन आंखों में कुछ था, एक अजीब सी थकान, एक गहरी उदासी। पर आर्या को उस वक्त कुछ और सोचने का मौका नहीं मिला। वो जल्दी से उठी। चलो भाई, जल्दी करो, कहकर वह आगे आगे चलने लगी, और वह आदमी चुपचाप साइकिल घसीटता हुआ उसके पीछे पीछे। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने बिना एक शब्द कहे अपना काम शुरू कर दिया। उसके काम करने का तरीका बहुत अलग था, जैसे सालों से यही करता आ रहा हो। जैक लगाना, नट खोलना, टायर बाहर निकालना, सब कुछ एक मशीन की तरह। आर्या वहीं खड़ी उसे देख रही थी, और देखते देखते उसे फिर वहीं अजीब सा एहसास होने लगा। उस आदमी के हाथ लंबे और पतले, उसके हाथ पकड़ने का तरीका, वो जिस तरह से नट खोलते हुए अपनी उंगलियों को मोड़ रहा था, सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। आर्या ने अपनी पुलिस वाली आदत से मजबूर होकर पूछा, ये मास्क क्यों लगा रखा है तुमने? उस आदमी ने एक पल के लिए काम रोका, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। बस नीचे टायर को देखते हुए धीमी दबी हुई आवाज में बोला,
सर्दी है मैडम, और धूल मिट्टी से एलर्जी भी है। आवाज भारी और थकी हुई, और लेकिन इस आवाज में भी कुछ था जो आर्या के दिल के किसी पुराने तार को छेड़ गया। उसका शक अब गहराने लगा था। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, कुछ और था। उसके दिमाग की बत्तियां जलने लगी थी। एक पुलिस अफसर का दिमाग जो छोटी-छोटी बातों को भी पकड़ लेता है। उसने देखा, काम करते हुए उस आदमी ने अपने पसीने वाले हाथ को अपनी पट के पिछले हिस्से पर एक खास अंदाज में पोंछा, ठीक वैसे ही जैसे रोहित पहुंचा करता था। आर्या का दिल जोर से धड़का। एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा वहम है। उसने खुद को समझाया। मैं पागल हो रही हूं। वह जा चुका है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी नजरें अब उस आदमी के हर हरकत पर घड़ी थीं। वह पंचर चेक करने के लिए टायर को पानी की टंकी में डाल रहा था। उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा खुला हुआ था, और वहां कान के ठीक नीचे एक छोटा सा तिल था। बस आर्या के लिए ये काफी था। ये वही तिल था जिसे वह अक्सर छेड़ती थी। उसकी दुनिया घूम गई। उसके कानों में साए साए की आवाज होने लगी। उसे लगा वह अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जरा अपना मास्क उतारो। उस आदमी के हाथ वहीं रुक गए। वह पत्थर बन गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आर्या थोड़ा आगे बढ़ी। इस बार उसकी आवाज में एक एसपी का रोप था, एक पत्नी का हक था, एक टूटे हुए दिल की बेचैनी थी। मैंने कहा, अपना मास्क उतारो। वह आदमी कांपा। उसने धीरे से न में सर हिलाया। आर्या का सब्र अब जवाब दे गया। वो गुस्से, दर्द और अविश्वसनीयता के एक अजीब से तूफान में घिरी थी। वो लगभग चीखी, तुम मास्क उतार रहे हो या नहीं? मैं पुलिस अफसर हूं। उसकी चीख सुनकर वह आदमी बुरी तरह डर गया। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। उसके कांपते हुए हाथ धीरे धीरे अपने चेहरे की तरफ बढ़े। उसने गमछा हटाया और फिर धीरे धीरे मास्क की डोरी को अपने कानों से निकाला। मास्क नीचे आया, और सामने जो चेहरा था उसे देखकर आर्या की सांसें थम गईं। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। समय रुक गया। गाड़ियों का शोर, हवा की सरसराहट, सब कुछ बंद हो गया। वह चेहरा वही चेहरा था, थोड़ा बूढ़ा, थोड़ा थका हुआ। गाल पिचक गए थे। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे। माथे पर लकीरें खींच गई थी, और एक गाल पर एक लंबा सा चोट का निशान भी था। लेकिन रोहित जिंदा आर्या के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस पत्थर की मूर्ति बनी उसे देखती रही। उसका दिमाग सुन हो चुका था। 16 साल पहले जिस इंसान का उसने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था, वह आज उसके सामने एक पंचर बनाने वाले मजदूर के रूप में खड़ा था। रोहित की आंखें आर्या से नहीं मिल पा रही थी। वह बस जमीन को घूर रहा था। और फिर 16 सालों से दबा हुआ एक बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया। बस वही जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां पूरे माहौल में गूंज रही थीं। उसका रोना देखकर आर्या भी होश में आई। उसके खुद के आंसू अब बहने लगे थे। वह धीरे धीरे उसके पास गई, और उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छुआ। रोहित, उसके मुंह से एक सवाल की तरह फुसफुसाहट निकली। तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा, जैसे अपने आंसुओं में 16 साल का हर दर्द बहा देना चाहता हो। आर्या ने उसे झक छोड़ दिया। रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मुझे सच बताओ। तुम जिंदा कैसे हो? और तुम इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों थे? तुम्हें पता है मैंने ये 16 साल कैसे गुजारे हैं? तुम्हें पता है मैं हर पल हर सांस में मरी हूं। उसका हर सवाल एक तीर की तरह था, जो रोहित के दिल में धंस रहा था। लेकिन वह चुप था। उसकी चुप्पी आर्या को पागल कर रही थी। तुम्हें मेरी कसम रोहित, तुम्हें आज सच बताना होगा। क्यों किया तुमने ये सब? आर्या ने जब अपनी कसम दी, तो रोहित का रोना थोड़ा थमा। उसने अपनी लाल सूजी हुई आंखों से पहली बार आर्या की तरफ देखा। उन आंखों में इतना दर्द, इतनी लाचारी और इतना डर था कि आर्या का दिल कांप गया। उसने टूटी हुई, कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, और उसने जो सच्चाई बताई वह किसी भयानक सपने से भी ज्यादा डरावनी थी। उसने हिचकियों के बीच कहा, मुझे माफ कर दो आर्या। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे मजबूर किया गया था। उसने बताना शुरू किया। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था।
आर्या, वह एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हें याद है, मेरे मरने से कुछ महीने पहले मैं नासिक में एक बड़े सरकारी हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आर्या ने हाँ में सर हिलाया। मैं एक सिविल इंजीनियर था। आर्या, मेरा काम सिर्फ नक्शे और कंस्ट्रक्शन देखना था, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी। जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था वह बहुत घटिया था। सीमेंट, सरिया, सब कुछ। मैंने जब गहराई में छानबीन की तो मेरे होश उड़ गए। उस पूरे प्रोजेक्ट की एड में मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर देशमुख अपना काला पैसा सफेद कर रहा था और साथ ही करोड़ों का सरकारी माल भी खा रहा था। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। देशमुख एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े पुलिस वालों के पसीने छूट जाते थे। वह उसे सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह हमेशा कानून के शिकंजे से बच निकलता था। रोहित ने आगे कहा, मैं ईमानदार था। मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। मैं अगले ही दिन पुलिस को सब कुछ बताने वाला था, लेकिन शायद देशमुख के आदमी हर जगह थे। उस रात जब मैं साइड से लौट रहा था, तो मुझे अगवा कर लिया गया। मुझे देशमुख के सामने ले जाया गया। वह हंसा। उसने मेरे सारे सबूत मेरे सामने जला दिए और कहा, इंजीनियर, तेरे पास दो रास्ते हैं। या तो तू कल सुबह अपनी बीवी के साथ एक भयानक कार एक्सीडेंट में मर जा, या फिर हमेशा के लिए दुनिया के लिए मर जा और अपनी बीवी को जिंदा छोड़ दे। आर्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। रोहित की आवाज कांप रही थी। देशमुख जानता था कि तुम एक पुलिस वाली हो। उसने कहा, तेरी बीवी बहुत ईमानदार है, बहुत तेज है। अगर तू जिंदा रहा तो वह चुप नहीं बैठेगी, वह मेरे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन अगर तू मर गया तो वह टूट जाएगी। वह कुछ साल दुखी रहेगी, लेकिन जिंदा तो रहेगी। और अगर तूने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की, तो मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आर्या, एक तरफ मेरी मौत थी और दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी चुनी। अगले दिन उन्होंने सब कुछ प्लान किया। एक पुरानी गाड़ी में एक लावारिस लाश को मेरे कपड़े पहनाकर बिठाया गया, जिसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, और उस गाड़ी को उसी पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया जहां मैं अक्सर साइड पर जाते हुए रुकता था। मुझे दूर एक पहाड़ी पर खड़ा करके अपनी आंखों से अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए मजबूर किया गया। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह पर हाथ बंधे थे। मैंने तुम्हें देखा था आर्या, जब तुम खबर सुनकर वहां पहुंची थी। तुम्हारा रोना, तुम्हारी हालत, मैं वहीं मर जाना चाहता था। यह सुनकर आर्या की आत्मा तक कांप उठी। वह उस मंजर को सोचकर ही सह उठी। उसके बाद देशमुख के आदमियों ने मुझे एक ट्रक में डाला और कहीं दूर एक अनजान शहर में फेंक दिया। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने कभी भी अपनी पहचान जाहिर करने की या तुमसे संपर्क करने की कोशिश की, तो वह तुम्हें ढूंढकर मार देंगे। मेरे पास ना पैसे थे, ना कोई पहचान। मैं रोहित नहीं था, मैं एक जिंदा लाश था। मैंने 16 साल, आर्या 16 साल इसी डर में गुजारे हैं। मैंने हर तरह का काम किया, मजदूरी की, होटलों में बर्तन धोए और आखिर में ये पंचर बनाने का काम सीखा। मैं एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। मैं हर रोज अखबार में, टीवी पर तुम्हारी खबर ढूंढता था। जब तुम इंस्पेक्टर से एसपी बनी, तो मैं उस दिन पूरी रात रोया था, खुशी से भी और इस बात के गम में भी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें दूर से देखता था। आर्या, कभी कभी मैं तुम्हारे शहर आता था, सिर्फ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए। तुम्हें तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारी यूनिफॉर्म में देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। लेकिन अगले ही पल यह एहसास कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मुझे मार डालता था। उसने अपने गाल का निशान छुआ। यह निशान भी देशमुख के एक आदमी ने दिया था, जब उसने मुझे एक बार तुम्हारे घर के आसपास भटकते हुए देख लिया था। उस दिन के बाद से मैंने तुम्हारे शहर आना भी छोड़ दिया। तो फिर आज तुम यहां कैसे? आर्या ने सिसकते हुए पूछा। देशमुख, रोहित ने कहा, 3 महीने पहले मैंने खबर में पढ़ा कि वह एक गैंग वॉर में मारा गया। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं आजाद हो गया। 16 साल की कैद खत्म हो गई। मैं पिछले 3 महीने से हिम्मत जुटा रहा था कि तुम्हारे पास आऊं, लेकिन कैसे आता आर्या? किस मुंह से? तुम एक इतनी बड़ी एएसपी और मैं एक फटा पुराना हारा हुआ मजदूर। मुझे शर्म आ रही थी। मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता था। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत वह हमें इस तरह मिलाएगी। सारी कहानी सुनकर आर्या अब रो नहीं रही थी, वह सुन्न थी। उसके पति ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उसने 16 साल का नर्क झेला था, सिर्फ इसीलिए ताकि वह महफूज रह सके। उसने रोहित का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने ये सब अकेले कैसे सहा रोहित? क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? मैं हर पल तुम्हारे साथ था। आर्या, रोहित, सख्खे 16 साल की दूरी, 16 साल का दर्द आज उन दोनों के आंसुओं में बह रहा था। शादी, फंक्शन, देरी, सब कुछ बेमतलब हो चुका था। जो खोया हुआ खजाना आज उसे मिला था, उसके आगे दुनिया की हर चीज फीकी थी। उसने रोहित का हाथ पकड़ा और उसे उठाया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, घर चलो रोहित। लेकिन आर्या, तुम्हारी शादी। आर्या ने उसकी बात काट दी। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तो आज पूरी हो गई है। इससे बड़ी कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं। तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। उसने पंचर टायर को वहीं छोड़ा, रोहित को अपनी गाड़ी में बिठाया। आज स्टीयरिंग व्हील पर आर्या के हाथ थे और बगल की सीट पर 16 साल बाद उसका रोहित बैठा था। गाड़ी शादी के वेन्यू की तरफ नहीं, बल्कि उनके घर की तरफ जा रही थी। एक ऐसा घर जो 16 सालों से सिर्फ एक मकान था और आज फिर से घर बनने वाला था। किशोर कुमार का गाना अब भी बज रहा था, चिंगारी कोई भड़के। और आज इस गाने के मतलब उन दोनों के लिए बिल्कुल अलग थे। ये उनके प्यार की चिंगारी थी, जो 16 साल के तूफानों के बाद भी बुझी नहीं थी। गाड़ी घर की जानी पहचानी सड़कों से गुजर रही थी। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी शोर मचा रही। नहीं जाना, तुम्हारे हाथ के पराठे खाने हैं। गाड़ी उनके पुराने बंगले के सामने आकर रुकी, वही बंगला जिसे उन्होंने शादी के बाद बड़ी हसरतों से खरीदा था। रोहित ने इसे अपना छोटा सा महल नाम दिया था। हम यहीं रहते हैं, रोहित ने कांपती हुई आवाज में पूछा। आर्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह हमारा घर है रोहित, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। रोहित के हाथ कितने खुरदुरे और सख्त हो गए थे। उन हाथों में अब औजारों के निशान थे, न कि इंजीनियरिंग की किताबों के। आर्या ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। रोहित दहलीज पर ही टिक गया, जैसे उसके कदम 16 साल के फासले को पार करने से डर रहे हों। अंदर सब कुछ वैसा ही था, वही सोफा, वही सेंटर टेबल, दीवारों पर वही पेंट। बस चीजें थोड़ी पुरानी हो गई थीं और सामने की दीवार पर उनकी शादी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। उसमें रोहित खिलखिलाकर हंस रहा था और आर्या शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। उस तस्वीर के नीचे एक और तस्वीर रखी थी, जिस पर एक सूखा हुआ हार टंगा था। वह रोहित की तस्वीर थी, जिसके सामने 16 सालों से एक दिया जल रहा था। उस तस्वीर को देखते ही रोहित वहीं जमीन पर बैठ गया। वह अपनी ही तस्वीर पर टंगे हार को देख रहा था। दुनिया के लिए वह मर चुका था, एक याद बन चुका था। आर्या, मैं तो मर चुका हूं, उसने एक टूटी हुई आवाज में कहा। आर्या दौड़कर उसके पास आई और उसे उठाया। नहीं रोहित, तुम जिंदा हो। यह सब एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है। वह उसे पकड़कर अंदर लाई और सोफे पर बिठाया। रोहित की नजरें किसी बच्चे की तरह पूरे घर को देख रही थीं। वह बुक शेल्फ, जिसमें अब भी उसकी इंजीनियरिंग की किताबें रखी थीं। वह बालकनी, जहां बैठकर वह दोनों घंटों बातें करते थे। हर चीज एक याद थी, हर कोना एक कहानी कह रहा था। आर्या दौड़कर किचन में गई और उसके लिए पानी ले आई। उसने रोहित के हाथ में गिलास थमाया। रोहित ने पानी पिया और फिर आर्या की तरफ देखा, जो जमीन पर उसके पैरों के पास बैठ गई थी। रोहित ने पूछा, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? आर्या को समझ नहीं आया। वो अलमारी में है। क्यों? मतलब आज तो तुम साड़ी में हो। मैं तो तुम्हें हमेशा यूनिफॉर्म में ही देखने की कल्पना करता था। अखबार में, टीवी पर हमेशा एक रबदार एएसपी के रूप में। आर्या मुस्कुराई। आज तुम्हारी एएसपी नहीं, सिर्फ तुम्हारी आर्या घर लौटी है, रोहित। यह सुनकर रोहित की आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी तैर गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, आर्या। तुम कहां एक इतनी बड़ी अफसर और मैं एक मामूली पंचर वाला। लोग क्या कहेंगे? डिपार्टमेंट क्या सोचेगा? यही वह डर था जो उसे इतने महीनों से खाए जा रहा था। यही वह शर्म थी जिसने उसे आजाद होने के बाद भी
अपनी पत्नी के पास आने से रोके रखा था। आर्या ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। लोग क्या कहेंगे, ये मैंने सोचना छोड़ दिया है। रोहित और डिपार्टमेंट, वह मेरा परिवार है। वह समझेगा, और अगर नहीं भी समझा तो मुझे परवाह नहीं। ये वर्दी, ये कुर्सी, ये सब तुम्हारे बिना मेरे लिए बेमतलब थे। मैंने ये सब इसलिए हासिल किया ताकि खुद को व्यस्त रख सकूं, तुम्हारे गम को भुला सकूं। लेकिन सच तो यह है कि मैं एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भूली। उसने रोहित के हाथ अपने हाथ में ले लिए। तुम मेरे लिए क्या हो, ये सिर्फ मैं जानती हूं। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इससे बड़ा और महान कोई काम नहीं हो सकता। मेरी नजर में तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। रोहित की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। उसने पूछा, लेकिन अब आगे क्या होगा आर्या? यह सब इतना आसान नहीं होगा। दुनिया के लिए मैं एक मुर्दा हूं। मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है। बैंक अकाउंट बंद हो चुके हैं। मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं कानूनी तौर पर इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करता। अब आर्या एक एसपी की तरह सोच रही थी। यह सिर्फ एक भावनात्मक मामला नहीं था। यह एक बहुत बड़ी कानूनी उलझन थी। एक आदमी जो 16 साल से मृत है, उसे वापस जिंदा कैसे साबित किया जाएगा? मीडिया में यह खबर आग की तरह फैलेगी। एसपी का पति निकला जिंदा, 16 साल से छिपाकर रखी पहचान, न जाने कैसी कैसी सुर्खियां बनेंगी। उसकी अपनी नौकरी पर भी आंच आ सकती थी। मुझे पता है मुश्किल है, आर्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। बहुत मुश्किल। हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। सबसे पहले हमें तुम्हें एक नई पहचान देनी होगी, या यूं कहें कि तुम्हारी पुरानी पहचान वापस दिलानी होगी। कैसे? मैं अपने सबसे भरोसेमंद लोगों से बात करूंगी। हमें कोर्ट में जाना होगा। डीएनए टेस्ट होंगे, गवाहियां होंगी। देशमुख मर चुका है, लेकिन उसके गैंग के कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। हमें साबित करना होगा कि तुम्हें धमकी दी गई थी और तुम्हारी मौत को प्लान किया गया था। इसमें वक्त लगेगा रोहित, बहुत वक्त और बहुत हिम्मत। रोहित का चेहरा यह सब सुनकर पीला पड़ गया। कोर्ट, कचहरी, गवाह, यह सब उसके लिए एक बुरे सपने जैसा था। वह तो बस एक शांत जिंदगी जीना चाहता था। कहिया, हम ये सब चुपचाप नहीं कर सकते। कहीं दूर चले जाएं, एक नई जिंदगी शुरू करें। उसने एक बच्चे की तरह पूछा। आर्या ने प्यार से उसका सर सहलाया। हम भाग नहीं सकते रोहित। हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम एक पीड़ित हो, अपराधी नहीं। हम दुनिया का सामना करेंगे एक साथ। मैं तुम्हें तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी वापस दिलाऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि रोहित को भी हिम्मत मिली। उसे लगा कि अब वह अकेला नहीं है। उसकी आर्या उसके साथ है, उसकी ढाल बनकर। ठीक है, उसने कहा, जैसा तुम कहोगी। आर्या उठी। पहले तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकालती हूं। वह अलमारी की तरफ गई और एक पुराना ट्रंक खोला। इसमें उसने रोहित के सारे कपड़े और सामान सहेज कर रखे थे। उसकी घड़ियां, उसका वॉलेट, उसकी किताबें, सब कुछ। उसने रोहित के पसंदीदा कपड़ों में से एक कुर्ता पायजामा निकाला। जब रोहित नहाकर बाहर आया तो वह बिल्कुल अलग लग रहा था। साफ कपड़ों में उसका थका हुआ चेहरा भी दमक रहा था। आर्या बस उसे देखती रह गई। मैंने चाय बनाई है, उसने कहा। तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय पिए सालों हो गए, रोहित ने कहा और मुस्कुराया। दोनों बालकनी में आकर बैठे। शाम ढल रही थी, सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैल रहा था। दोनों चुपचाप चाय पी रहे थे, लेकिन आज उनकी खामोशी में सुकून था। रोहित ने धीरे से कहा, हमें मम्मी पापा को भी बताना होगा। अपने माँ बाप का ख्याल आते ही उसका दिल भारी हो गया। आर्या ने उसका हाथ थामा। हाँ, बताना होगा। उनके लिए यह किसी झटके से कम नहीं होगा, लेकिन खुशी का झटका होगा। हम कल सुबह ही उनके पास चलेंगे। उस रात 16 साल बाद रोहित अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सोया। आर्या पूरी रात उसके पास बैठी रही, बस उसे देखती रही। उसे डर था कि अगर उसने आंखें बंद की तो यह सपना टूट जाएगा और रोहित फिर गायब हो जाएगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो रोहित की आंख खुली। उसने देखा आर्या कुर्सी पर ही बैठे बैठे सो गई थी और उसका सर बिस्तर के किनारे पर था। रोहित ने धीरे से उठकर उसके माथे को चूमा। आर्या की आंख खुल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए।
तैयार हो एक नई लड़ाई के लिए? आर्या ने पूछा। रोहित ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक तुम साथ हो, मैं हर लड़ाई के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? एक ऐसी जिंदगी जिसे उन्होंने मौत के मुंह से छीन कर वापस पाया था। रास्ता मुश्किलों से भरा था, लेकिन आज उनके पास एक दूसरे का साथ था। और इसी साथ में उनकी सबसे 16 साल क्या आज के इस दौर में, जहां रिश्ते पल भर में बनते और टूटते हैं। कोई किसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना वजूद सब कुछ मिटा सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस त्याग की एक मिसाल है जो शायद किताबों में ही अच्छा लगता है, पर रोहित ने इसे हकीकत में जीकर दिखाया। अब मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं। आप सब मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा, अगर आप रोहित की जगह होते तो क्या आप इतना बड़ा बलिदान दे पाते? और अगर आप आर्या की जगह होते तो 16 साल बाद अपने पति को इस हाल में देखकर आपका पहला रिएक्शन क्या होता? मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगर इस कहानी के किसी भी पल ने आपकी आंखों में नमी और दिल में एक कसक पैदा की हो, तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे और ऐसी कहानियां आप तक लाने की हिम्मत मिलती है। और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शायद इस कहानी से किसी को सच्चे प्यार की ताकत का फिर से एहसास हो जाए। अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वह जो घंटी वाला बटन है ना, उसे भी दबा दीजिए, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।